सबसे पहले मैं आयोजकों के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, लेकिन ये उम्मीद करना चाहूंगी कि इसकी निरंतरता भी बनी रहे और ये उम्मीद करूंगी यहाँ पर सब बैठे लोगों से कि इसके सूत्रधार बने और कर्णधार बने और कर्णधार भी बने, जिससे कि इस पूरी कार्यशाला का फायदा उन लोगों को हो सके जिनके अधिकारों की बात यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कागज नहीं देखा, जैसे कि मैंने अपना उसमें नंबर नहीं देखा, और जैसे कि बोला हमारी मुख्य अतिथि आए और उद्बोधन दे, तो मनन जी तो बिल्कुल आसन लगाकर बैठी थी और तैयार हुई, फिर यहाँ आकर खड़ी हुई। ये अधिकार और कर्तव्य का जो सिलसिला है, हम एक तरफ तो बात करते हैं राम राज्य की, जहां पर अधिकार और कर्तव्यों की बात ही नहीं थी, बात एक व्यवहार की थी, संस्कार की थी, जो हमारी परिपाटी में थे। जैसे हमारे नसों में खून बहता है वो स्वयं बहते थे। सवेरे उठना है, धरती पर पैर रखने से पहले उसको प्रणाम करना है, वही संस्कार थे, वही संविधान था और वही कानून था और वही धर्म था। धर्म का मतलब धारण करने योग्य, वही हमारी परिपाटी थी, वही हमारी संस्कृति थी, वही हमारी जीवन शैली थी, वही हमारी कार्यशैली थी और वो हमारे व्यवहार से परिलक्षित होती थी। देख रही थी मैं 7-8 रंग की छोटी छोटी किताबें मेरे सामने। जब मैंने उसको खोला लिफाफे को, तो एक बाल अधिकार, एक मानव अधिकार, एक ये अधिकार, एक वो अधिकार, एक ये अधिकार, एक किताब ये नहीं थी कि हमारे कर्तव्यों का ही अगर हमें बोध हो जाता तो अधिकारों की इतनी बात ही नहीं होती। आप लोगों ने देखा, जिसके लिए क्षमा भी मांगी गई कि 2 मिनट मैंने लिए, एक फोन पर बात कर रही थी, एक फोनो देना था, एक बाइट देनी थी, इंटरव्यू था। किस चीज का कि एक पिता ने अपने एक 2 साल के बच्चे को और एक 3 साल के बच्चे को किस तरीके से बेरहमी से मारा, और वो नहीं समझा और उसने अपोज किया तो उसको निर्वत करके उसको टांग के फिर मारा, और ये पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सब देख रहे हैं। और मैं सवेरे 2 घंटे से इंटरव्यू दे रही हूँ, फोनो दे रही हूँ, लेकिन इससे मैटर खत्म नहीं हो जाता, इससे मैटर शुरू हो जाता, क्योंकि ये मैटर तो था, ये विषय तो था, लेकिन कहीं दफन सा हो गया। हम बाल अधिकार की बात करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी पीसीपीएनडीटी एक्ट जो है, जिसमें हमें भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकारों की बात करी है, जो बच्चा बाहर नहीं आया। आज आपके इसी सवाई माधोपुर में एक बच्चा मिला है जो कि भ्रूण साबित हुआ, जो कि मृत हो गया, जिसकी मृत्यु हो गई, उसके अधिकारों की बात कौन करेगा? वो तो बाहर ही नहीं आया, उसने तो आंखें ही नहीं खोली। उसके अधिकारों की बात कौन करेगा जो एक ट्रैक पे पड़ा मिला एक पॉलिथीन में, जो कोतवाली गया, हॉस्पिटल गया और आंखें खोलने से पहले इस दुनिया से चला गया? उसके अधिकार की बात कौन करेगा? ये बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पोथियां, ये अंग्रेजी में छपे हुए इतने बड़े बड़े लिटरेचर, तो जिनके अधिकारों की हम बात करते हैं वो तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। तो ये संगोष्ठी तो बहुत बहुत ज्यादा कीमती है, इसका मूल्यांकन हम नहीं कर सकते। ये वो बीज है जो मुझे लगता है एक दिन इस समस्या, इस चुनौती को एक्सेप्ट करते हुए समाज में खुद के अंदर कॉमन मैन, आम इंसान में परिवर्तन लाने के लिए सूत्रधार का कार्यक्रम करेगा। तो मैं पुनः आपको एक बार धन्यवाद देती हूँ। ये हमें सोचना है कि अधिकारों का मतलब होता है उसमें छुपे हुए हमारे कर्तव्य। कल मैं देख रही थी, आजकल स्वच्छता अभियान पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। हम सब स्वच्छता चाहते हैं, कोई गंदगी चाहता है क्या? कोई गंदगी नहीं चाहता। पर जब मैं देख रही हूँ मेरी सरकारी गाड़ी के आगे एक BMW जा रही है और उसका गेट खुलता है, एक आदमी बड़े ही नवाबी तरीके से उसमें से थूक देता है और गेट बंद कर लेता है, वो सफाई की बात करता है और अपनी कोट को ठीक कर लेता है। एक बड़ी सी गाड़ी का शीशा खुलता है और वो अपनी गाड़ी से उठाकर सामान फेंक देता है, कचरा फेंक देता है। उसकी गाड़ी में तो कचरा नहीं है, उसके घर में तो शीशे ऐसे चमकते हैं कि ये गरीब मुंह देख ले। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि अधिकार तो हमारा सफाई है, लेकिन कर्तव्य क्या हमारा गंदगी फैलाना? अधिकार हमारा सफाई है, क्या कर्तव्य हमारा गंदगी फैलाना है? और ये एक कागज की पुड़िया फेंकना और थूकने से ही हम ये समझ सकते हैं कि हमारी हर जगह पे, हमारी हर व्यवस्था में अधिकार तो हमको याद है, लेकिन कर्तव्य हमको कितने याद है? हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जब बात करते हैं, जिन सवेरे आज मेरे पास में
दो महिलाएं आई थी, उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हम कार्य करना चाहते हैं, करिए। इसके विषय क्या होंगे? अरे हम खुद महिला हैं, गर्भ में बेटी है, लड़की है, तो भ्रूण के रूप में ही कितने दर्द के साथ औजारों से उस बच्चे को खत्म कर दिया था। पैदा हो गई तो हमारे लास्ट उस बेल्ट में बच्ची को धतूरा सुना के उधर उसके अधिकारों की बात कौन करेगा? एक्ट कर रहा है। लेकिन जब तक हम जागरूक नहीं होंगे ये विषय एक कंगूरे की तरह रह जाएगा। नींव का पत्थर बनना तो हमको ही पड़ेगा और ये परिवर्तन तो हमको ही लाना पड़ेगा। जब मैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हूं, हम सब जानते हैं, लेकिन जब बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष में बनी और जब मैंने देखा, मैंने समझा, तो मुझे लगा कि अधिकारों का हनन होने के पीछे यही कारण है कि हमारे पूरे समाज से संस्कार कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। हमारे दो के कल्चर ने इतना कर दिया कि समाज के 2, 4, 5, 6 सड़क पर जो छोड़े जा रहे हैं उनके बारे में हम सचेत ही नहीं। जितने बच्चे घरों में रह रहे हैं उससे डबल बच्चे सड़कों पर जी रहे। अब वो अपने आप तो कहीं से नहीं आ गए, अपने आप तो सड़क पर आ ही नहीं गए, लेकिन जब हम समझते हैं इस बात को तो किसी ने तो उनको छोड़ा होगा या किसी से तो कहीं वो छूटे होंगे जिसके लिए इतने सारे कानून बने हैं। मानव अधिकार आयोग ने भी एक पुस्तिका निकाली है बाल अधिकार आयोग के, मतलब बाल अधिकारों के ऊपर। उसमें कितने सारे कानून लिखे हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे कॉमन मैन से जिसके बच्चे सुरक्षित हैं, तो एक भी अधिकार उसे बाल संरक्षण का पता हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि हमारे दो बच्चे सुरक्षित हैं। हमें अधिकारों को पढ़ना, हमें कानून को पढ़ना इसलिए आवश्यकता होती है कि जो दरवाजे खिड़की बंद करके हम अपने ही दो बच्चों के लिए जी रहे हैं, उसके बाहर भी राष्ट्र का बचपन खेल रहा है और बड़ा हो रहा है। उसके लिए वो कानून पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम तो सुरक्षित हैं ही ना, हमें तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो आवश्यकता किसी और को हो, इसके लिए हमारे घरों में दान देने की प्रवृत्ति हुआ करती थी। पूर्णमासी पे सीधा, अमावस पे ब्राह्मण को बुलाना और समय समय पर कुछ करते रहना, पशु पक्षियों के लिए चारा देना और परांडे लगाना और बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। आज आप देखिए, वो हमारे संस्कार थे, लेकिन आज वो कानून और अधिकार, जितनी भी धर्म से संबंधित बातें थी वो आज रिप्लेस होके कानून पे आ गई। इतना सही अंतर हुआ। जो संस्कार से छूटता जा रहा है वो विधि और कानून में होता जा रहा है। और सही कहा भाई साहब आपने कि यही हमारी जरूरत है और यही आज की सच्चाई है कि हम उसको तो गीता रामायण समझ के बाल अधिकारों को पढ़ लें, समाज के अधिकारों को पढ़ लें, हमारे लिए जरूरत नहीं, लेकिन हम किसी और के लिए पढ़ लें। और सबसे बीड़ा जिसका बड़ा होता है वो शिक्षक का ही होता है। समाज की हर क्रांति, समाज की हर शुरुआत कौन करता है? एक शिक्षक ही करता है। आवाज तो मेरी वैसे भी आ जाएगी, लेकिन आप शुरू कर दें तो सहूलियत हो जाएगी। समाज की हर क्रांति का प्रणेता शिक्षक ही होता है। समाज की रीढ़ की हड्डी शिक्षक ही होता है। समाज को राह दिखाने वाला एक शिक्षक ही होता है। अगर शिक्षक सचेत है तो मैं कहती हूँ कोई समाज सो ही नहीं सकता। ये हमारे शिक्षकों के लिए चुनौती, अधिकार के लिए, विधि के लिए, कर्तव्य के लिए हमारे पहले गुरु माता पिता होते हैं, लेकिन उसके बाद की जिम्मेदारी हमारे शिक्षकों की होती है। क्योंकि आज का बच्चा 2-2.5 साल के बाद माँ पहली गुरु होती है और हमारे सामाजिक विधि विधान, जैसा कि आपने कहा था, कानून व्यवस्था ने ले लिया हमारे सामाजिक विधि विधानों को, तो समाज का पहला गुरु कौन? माँ। माँ की शिक्षा क्या और माँ क्या शिक्षा दे रही है उसका क्या, और बच्चा क्या ले रहा है उसका क्या। बहुत छोटा विषय नहीं है कि एक बच्चे को मारा, वो रोकर थोड़ी देर में चुप हो जाएगा। ये बहुत बड़ा विषय है कि एक तीसरा आदमी उसको शूट कर रहा था, उसने क्यों नहीं रोका? ये हमारे संस्कार। तो क्या वहां पर कर्तव्य नहीं था उसका? उसने सरकारी कानूनी सारी व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है जिसमें उसको दंड मिलना चाहिए, उस व्यवस्थाओं का नहीं ध्यान रखा
और उसी को अपना अधिकार और उसी को अपना कर्तव्य समझ लिया कि मैं ये शूट कर लूं लेकिन बच्चों को पिटने से नहीं रोकूं। ये सोचने और समझने का विषय है। लेकिन आज की तारीख में हमें समझना पड़ेगा कि शिक्षक और शिक्षा अगर हम अपने पुराने ऐतिहासिक काल में जाते हैं तो शिक्षा का क्या मतलब है, शिक्षा का क्या अभिप्राय है? शिक्षा का सीधा सीधा अभिप्राय है संस्कार, बच्चे को पूर्ण रूप से संस्कारित करना। हमारे जीवन की परिपाटी में 16 संस्कार हुआ करते थे, 16 संस्कार हुआ करते थे, गर्भ से लेकर बाहर आने तक और बड़े होने तक न जाने कितने संस्कारों के साथ बच्चों का लालन पालन हुआ करता था। वो एक ऐसा कवच था जिसमें बच्चा सुरक्षित होकर एक सही नागरिक बनता था। जैसे एक कुम्हार मटका बनाता है, धीरे धीरे चाक चलता रहता है लेकिन वो अपने हाथ नहीं होता था। जैसे ही वो हाथ हटाएगा उसकी शेप बिगड़ जाएगी। चाक अपना काम कर रहा है ना, लेकिन हाथ ममत्व का लगे रहना, हमारे प्रेम और हमारे परिवार का, हमारे गुरुजनों का जो वो हाथ है, वो उस चाक पर उस गागर को बनाने के लिए, उस मटके को बनाने के लिए, जो आपके पूरे समाज के घर में न जाने किसके घर में जाके वो मटका गर्मियों में किसकी प्यास बुझाएगा नहीं पता, लेकिन वो समाज, वो जो मट्टी है वो आप और हम हैं, और जो चाक है वो भी आप और हम हैं, और वो जो हाथ है वो भी आप और हम हैं, जो बन गया वो भी आप और हम हैं, और जिसका जो उपयोग होना है वो भी आप और हम हैं। लेकिन उन सबके बाद में जब उस मटके से कोई पानी पीता है तो एक बात कह देता, सौंधी खुशबू नहीं आ रही, मटके का पानी ठंडा नहीं होता, या ये मटका चूर है, ये मटका अच्छा नहीं है, दूसरा लो। तो मटके के लिए जितनी सतर्कता है और स्टेटमेंट कितना इजी है, स्टेटमेंट कितना इजी है, इसी प्रकार से पूरा समाज है। जब हम एक मटके के लिए इतने सतर्क हैं और पानी की संतुष्टि के लिए हम सतर्क हैं, तो इस समाज की परिकल्पना और व्यवस्था के लिए आज से हम सतर्क हैं। इसको हटा दीजिए। आपने बताया कि 1976 में यह सोचा गया जो पहला कर्म है, तो आज भी मैं कहती हूँ देर नहीं हुई, क्योंकि बिगड़ने की जितनी स्पीड बढ़ रही है, तो आज हमें स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेना होगा कि मैं तो वो कुम्हार हूं और ये परिस्थिति एक चाक है, जो बचपन पैदा हो रहा है, जो समाज की स्थिति है वो मट्टी है। इस मट्टी को थोड़ा सा पानी और मिलाकर गीली मट्टी बनाकर अपने हाथों से सही परिकल्पना करना बहुत ही जरूरी है, जिससे हमारी तो नहीं किसी और की प्यास सही तरीके से, वरना समाज की जो स्थिति है, कानून व्यवस्थाओं में कुछ घटित होने के बाद या कुछ घटित होने के बाद जो सजा मिलेगी, जो आकलन होगा, उसके भय से कोई आदमी भयभीत होकर कोई गलत कार्य नहीं करे। लेकिन स्वाभाविक और सहजता के हिसाब से अगर हमारे को खुद बदलना है और स्वतः रूप से अगर समाज को बदलना है, तो हमें संस्कार की लाठी, संस्कृति की लाठी उठानी ही पड़ेगी। और गर्भ में बच्चा जब आता है तो तभी से उसको संस्कारों की घुट्टी हमें पिलानी पड़ेगी, तभी कोई बदलाव हो सकता है। और हमारे भारतवर्ष में, हमारे वेदों में जीवन की परिपाटी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब है, लेकिन अंतर यह है कि हमारे लोगों को, आने वाली जनरेशन को अगर 4 नाम याद रह जाएंगे वेदों के तो बहुत बड़ी बात होगी। उसके अंदर क्या है वो तो बात ही बहुत दूर की। रामायण आजकल के बच्चे कितने पढ़ते हैं, ये सोचने का विषय। गीता को कितने बच्चों ने पढ़ा, वो हमारी लाइफ का एक आधार है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो आधार है। अब उनका रिप्लेसमेंट हम कहाँ और किस तरीके से और कब तक करेंगे? अभी आपको ध्यान होगा, दुष्कर्म इस उम्र की बच्ची के साथ या इस उम्र तक की बच्चे के साथ में किया गया तो आपको फांसी की सजा होगी। ये एक समाधान है, वो लगनी भी चाहिए, वो फांसी होनी भी चाहिए। जिसने 6 साल 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया उसको फांसी होनी चाहिए। दूसरी तरफ फांसी कितनों को करेंगे हम, फांसी कितनों को देंगे हम? दूसरी तरफ हमारी जिम्मेदारी क्या ये नहीं हो जाती कि अगर मैंने अपने बच्चे को संस्कारित नहीं किया, मेरे बच्चे को मैंने सही तरीके से बड़ा नहीं किया और उसने बड़ा होके अगर कोई दुष्कर्म किया तो मुझे भी फांसी होनी चाहिए।
क्योंकि वो बच्चा तो गीली मट्टी था और मैंने अपने हाथ नहीं लगाए जब वो बन रहा था। कहां थी मैं? ये दोनों विषय। एक छोटी सी कथा है, अपनी बात को उसके बाद मैं रोकना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग बैठे और राजनीतिक विज्ञान के पारखी भी हैं और सारथी भी हैं। एक छोटी सी कथा है जो मैंने कहीं पढ़ी थी। बहुत समय पहले एक बच्चे को एक मर्डर के कारण फांसी की सजा हुई। पुरुष था तब वो, और उसको जेल हो गई। आप लोगों ने, कई लोगों ने सुनी होगी, उसको जेल हो गई, उसको सजा हो गई, फांसी की सजा हो गई। इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया कि अरे भाई तुमसे कोई मिलने आया है। तो पहले तो वो बोला नहीं, लेकिन बाद में बोला मुझसे मिलने अब कौन आया? उसने बोला कि तुम्हारी माँ आई है। बोले मेरी माँ आई है, तुरंत भेजो, मैं मिलना चाहता हूँ। जैसे ही उसकी माँ आई तो जोर जोर से इतनी दूरी पे वो रोने लगी। वो बहुत रोई, उसकी आंखों से भी आंसू आए। उसने कहा माँ मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ और तेरे गले लगना चाहता हूँ। तो उन सलाखों के बीच में से ही उसने दोनों हाथ निकाले और माँ को गले लगाया और जोर से उसका कान काटा। माँ के कान से खून बहने लगा और माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो उसने पूछा माँ ने, अरे तूने मेरा कान क्यों काटा? मैं तो दुखी थी, तेरे को फांसी की सजा हुई, मैं तो तुझसे मिलने आई, तूने मेरा कान क्यों काटा? बोले आज मुझे फांसी की सजा नहीं होती अगर तेरे इन कानों ने बचपन में नहीं मेरी करतूतों को सुन लिया होता और उसको नजरअंदाज ना करके उस पर नजर रखी होती और मेरे को उन दोनों हाथों की तरह, उस मटके की तरह मेरे बचपन को संभाला नहीं होता, मेरे को संस्कार दिए होते, तो आज मुझे ये फांसी की सजा नहीं होती। जितना मेरे को फांसी की सजा मिलनी है तुझको भी मिलनी चाहिए माँ। और ये सबक मैं तेरा कान इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि जितनी माएं भी ये देखेंगी और सुनेंगी और समझेंगी वो अपने बच्चों को एक संस्कारित बच्चा बना सकेंगी और फांसी की सजा से बचा सकेंगी। ये बात तो छोटी सी है लेकिन बहुत कीमती। कानून सपोर्ट है, कानून एक सपोर्ट है, एक लाठी है। कुछ गलत होता है तो उसके बाद एप्लीकेबल है और गलत ना हो उसके लिए एप्लीकेबल है। दोनों ही स्थितियों में एप्लीकेबल है, होने से पहले आपको समझाने के लिए, होने के बाद उस चीज को संभालने के लिए और गलत को सजा देने के लिए। किंतु उस जिस्म की जो कानून है, जिस्म है, उसकी आत्मा हमारे संस्कार है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। इतना ही कहना चाहूंगी। गिव एंड टेक का रिलेशन है। आप संस्कार दीजिए, आज बीज लगाइए, कल पेड़ होगा। अगर बबूल का उगाएंगे तो बबूल होगा, आम का लगाएंगे तो आम होगा। तो आज हमारी जनरेशन जैसे भी जी रही है, लेकिन आने वाली जनरेशन में हम अपने समाज की परिकल्पना, राम राज्य तो नहीं बना सकते लेकिन राम जैसा तो बनाएं। रामायण के चरित्रों जैसा हम नहीं हो सकते लेकिन उनका चिल्लू भर भी हमारे को, बूंद भर भी मिल जाए। गंगा हम नहीं हो सकते लेकिन गंगा की एक बूंद तो हम हो जाए। चांद हम नहीं हो सकते लेकिन उसकी सफेदी तो कुछ लाए। सूरज की तरह हम प्रकाश नहीं फैला सकते लेकिन उसकी तपिश हमने दिया बनकर भी लाई, तो इस समाज में थोड़ा प्रकाश तो अंधेरे में फैलेगा। इतना ही कहना चाहती हूँ। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और अभिलाषा करती हूँ कि आपका कार्यक्रम एक टेन्योर में नहीं, एक परिवर्तन में सफल हो और समाज को आईना दिखाने के काबिल बने। वंदे मातरम। धन्यवाद।